भेद हो जाते हैं, रेट वगैरह को लेकर के हो सकते हैं, नियम और शर्तों को लेकर के हो सकते हैं, आयात और निर्यात। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका सुपर आर्टेक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक और नए टॉपिक को लेकर के। आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की और IAEA की और ह्यूमन राइट वॉच की, और उस वक्त मैं WTO को अच्छे से नहीं करा पाया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया होगा, उसको सीख लिया होगा, और जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा जा करके उस वीडियो को वॉच कर लें, देख लें। आज हम लोग बात करेंगे WTO की। जानेंगे हम इसके बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये किस तरीके से कार्य करता है, और भी बहुत कुछ जानेंगे। इसके साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि आज ये चैप्टर नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर डालेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं WTO को। स्टूडेंट्स, WTO के बारे में आपके एग्जाम में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो अगला सवाल उठता है एग्जामिनर के माइंड में वो ये उठ सकता है कि बताइए WTO की स्थापना कब हुई। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बताना है कि सर जी WTO की स्थापना 1995 में की गई, यानी कि 1995 में की गई। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं स्थापना वर्ष के साथ साथ उसका इतिहास भी बताता हूं कि इसकी स्थापना क्यों और कैसे की गई। इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास छुपा है कि किस तरीके से 1995 में पूरी दुनिया के सामने WTO नजर आया। चलिए जान लेते हैं कि WTO किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने 1995 में आया। देखिए, वैसे बुक्स में बताया गया कि 1995 में आया है, मगर इसकी स्थापना का जो सबसे पहले विचार आया वो UN के माइंड में तब आया जब उन्हें आवश्यकता पड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को नियंत्रण करने के किसी संस्था की। इसके साथ साथ उनको ये भी ज़रूरत थी कि भैया कोई ऐसी संस्था हो जो व्यापार इत्यादि को संभाल ले, रोजगार के अवसर को बढ़ा दे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही आपको पता है बहुत सारी ऐसी समस्याएं निकल कर के सामने आई थी जिनको हम लोगों ने महसूस किया कि अगर कोई एक ऐसी संस्था होती जो विश्व के व्यापार को नियंत्रण करती तो इस तरीके की समस्याएं देखने को ना आती। और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो गया तो उसके बाद UN का निर्माण किया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और उसी के साथ साथ मतलब 1-2 सालों के अंतराल में एक संगठन का निर्माण किया गया जो व्यापार इत्यादि को नियंत्रण कर सके, और उस संगठन का नाम था GATT। क्या नाम था? GATT, GATT। ठीक है, क्या नाम था? GATT। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? तो इसकी फुल फॉर्म इस तरीके से है कि G से आएगा जनरल, ठीक है, A से आएगा आपका एग्रीमेंट, ठीक है, और T से आएगा आपका टैरिफ्स। क्या आएगा? टैरिफ्स। अच्छा जी, और दूसरे वाले T से आएगा ट्रेड। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या होगा? टैरिफ्स एंड ट्रेड। अच्छा जी, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? तो इसका हिंदी में मतलब होगा कि व्यापार और सीमा शुल्क के लिए सामान्य समझौता। इसकी स्थापना की गई थी 1947 में। कब की गई थी? 1947 में। 1947 में कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी हवाना में। कहाँ पर? हवाना में। अब आप लोगों को पता होगा कि हवाना कहाँ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता हो तो बता दूं कि हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है। वहाँ पर GATT का निर्माण किया गया, ठीक है, UN के द्वारा सोचे गए विचारों से। किस लिए? व्यापार को कंट्रोल वगैरह करने के लिए, और व्यापार में लगने वाले जो सीमा शुल्क हैं, ठीक है, जो बाउंड्रीज के जो टैरिफ्स लगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? GATT का निर्माण किया गया 1947 में।
अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात बताना भूल गया कि हवाना जो था यहाँ पर जब स्टार्ट किया गया तो इसमें 23 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 23 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और फाइनली आपको 1948 में, कब? 1948 में इसका जो है औपचारिक स्थापना देखने को मिलेगी। किसकी? गैट की। ठीक है, यानी कि 1948 से गैट जो है काम करना शुरू कर दिया और उस पर 23 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि 1948 में जब इसको बना लिया गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैट ने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया। वस्तुओं के एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात के लिए जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती थी, उन सभी समस्याओं का समाधान लगभग गैट ने कर दिया था। ठीक है, मगर धीरे धीरे चल के क्या हुआ कि इसकी वार्ताएं जब होती गई तो उसी दौरान इनकी बहुत सारी कमियों का उजागर होना शुरू हो गया। तो उसी कमियों को जो है दूर करते हुए क्या हुआ कि आगे चल कर के एक सम्मेलन हुआ, शायद वो 7वां सम्मेलन रहा होगा। वो सम्मेलन हुआ एक देश में जिसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे। अब उरुग्वे जो देश है, इसमें क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में एक नया विचार निकल कर सामने आया। ये आया कि जो उरुग्वे है ना, वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या करा जाए कि हम इसमें थोड़ा बहुत सुधार कर लें। जैसे कि अब तक केवल और केवल जो है वो वस्तुओं पर जो है नियंत्रण करता था गैट हमारा, मगर धीरे धीरे अब देशों को महसूस हुआ, इसके सदस्य देशों को महसूस हुआ कि गैट को क्या करना चाहिए कि केवल और केवल वस्तुओं के जो है आयात और निर्यात पर ही कंट्रोल ना करे, बल्कि बहुत सारे देशों के जो निशान हैं, व्यापार के जो चिन्ह हैं, यानी कि कौन से ट्रेड मार्का से वो लोग ट्रेड करते हैं, उस मार्का को भी कंट्रोल करे, यानी उस पर भी ध्यान रखे। और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो नियम हैं उनको ध्यान में रख करके व्यापार को और सुगम बनाया जाए और खुला और अच्छी तरीके से बनाया जा सके, ताकि देशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो सके, यानी कि किसी देशों को अच्छे से लाभ हो, कोई भी देश किसी दूसरे देश को दबा ना सके और सबके ट्रेड मार्का वगैरह, यानी कि जो मार्केटिंग के लिए एक लेवल होता है, उस लेवल को भी बनाने का जो है काम या उसको नियंत्रण करने का जो काम था वो भी जो है अब किसको आ गया? गैट को आ गया, यानी कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड को आ गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए उरुग्वे में इसमें सुधार करने की कोशिश की गई। और आगे चल करके मोरक्को, क्या? मोरक्को, अब ये नया देश है। क्या है? मोरक्को में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ जिसको हम लोग मार्केस सम्मेलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मार्केस जो है वो मोरक्को की एक जगह है। मार्केस में एक सम्मेलन हुआ और वहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि अब जो है गैट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? WTO के नाम से जानेंगे, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानेंगे। और इस तरीके से 1994 में क्या हुआ था कि मार्केस में इसको घोषणा कर दी गई और 1995 में इसको WTO के नाम से जाना गया। ओके, तो क्या समझे आप लोग यहाँ तक? अब एक बार दोबारा से समझो कि WTO जब बनाया गया 1995 में, तो इसको बनाने से पहले इसमें बहुत कुछ काम हो चुका था। जैसे कि 1947 में क्या हुआ था कि 1947 में जो है UN की तरफ से एक विचार आया कि भाई पूरे विश्व में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसी संस्था का होना जरूरी है। और तब उन्होंने क्या बनाया था, आपको यहाँ पे शायद मैं बताना भूल गया, अब बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन तब इन्होंने बनाया था 1947 में, जो आगे चल करके 1948 में क्या बन गया? गैट बन गया, GATT। 1947 में एक बार फिर से बता दूं, क्या था ये था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ITO था। ये क्या था?
ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1947 में। आगे चल करके 1948 में ये क्या बन गया, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड बन गया। और फिर यही चीज़ आगे चल करके 1995 में क्या बन गया, WTO बन गया। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को इसका इतिहास अच्छे से समझा दिया है। अब आप लोग थोड़ा सा जो है मोटा मोटी ये समझ गए होंगे कि WTO को बनने में कितने चरण लगे हैं। ठीक है, तो 3 चरणों में WTO तैयार हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अब मैं इसको रफ करता हूँ और हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसका मुख्यालय वगैरह कहाँ पर है। देन हम लोग इनके कार्यों के बारे में जानते हुए इस टॉपिक को आज समाप्त कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या जाना, अब तक हमने WTO की स्थापना के बारे में जाना कि 1995 में किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने WTO नज़र आया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की। तो अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछा जाए तो आपको बस केवल इतना ही बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कैसे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, ठीक है, व्यापार उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क को कम करना तथा मुक्त व्यापार स्थापित करना। अब मुक्त का यहाँ पर क्या मतलब है, खुला व्यापार स्थापित करना, यानी कि बाधाओं से रहित व्यापार स्थापित करना। ये उद्देश्य था WTO का। आई होप कि आप समझे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क को कम करना, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उसमें जो टैरिफ्स होती हैं उनको कम से कम लगवाया जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि विकासशील देश और विकसित देश अगर दोनों ही देशों में एक दूसरे के साथ व्यापार हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि निर्यात और आयात पर जो विकसित देश हैं, यानी कि जो डेवलप कंट्री हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। और ऐसी वो मनमानी ना करें, इसीलिए क्या करना है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो संगठन है उसमें सीमा शुल्क को नियंत्रित करना है और मुक्त व्यापार स्थापित करना है, यानी कि खुला बाजार जो है वो क्या करना है, चलवाने का उद्देश्य किसका था, WTO का। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराता है WTO। आपको बता दूं स्टूडेंट्स, खैर ये तो बड़ी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए, आपको कोई खास लेना देना नहीं है, मगर जो है जनरल नॉलेज के लिए समझ जाओ कि WTO जो है 3 बॉक्सों के माध्यम से काम करता है। कैसे काम करता है, 3 बॉक्सों के माध्यम से। और इन तीनों बॉक्सों को हम लोग कलर के नाम से जानते हैं, जैसे कि एक को हम ग्रे कहते हैं, फिर एक को अंबर कलर बोलते हैं, एक को हम ग्रीन कलर बोलते हैं। और ये तीनों कलर के बक्से 3 अलग अलग कैटेगरी के जो है तरीके से जो व्यापार होते हैं उन बात करता है। हालांकि आपको बता दूं कि इनसे ये जो 3 बक्से हैं इनके माध्यम से, ये एक हिसाब से चेकलिस्ट है, इनके माध्यम से क्या करता है कि यूएनओ कह रहा हूँ, जो WTO है वो क्या करता है कि वो जो है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराता है, खास करके विकासशील देशों के लिए कृषि वगैरह के कार्यों में सब्सिडी वगैरह को देता है और बहुत कुछ नियमों को भी लागू करता है। ठीक है, तो ये खैर आपके मतलब का नहीं था, मैंने बस ऐसे ही जिक्र कर दिया, हल्का सा माइंड में डल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि WTO कैसे काम करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप लोग BA में जाओगे तो WTO के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानोगे। और पूरे दुनिया के अंदर जितना भी व्यापार होता है आजकल WTO की निगरानी में किया जाता है। ओके, तो ये तो थी साइड वाली बातें। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं और एग्ज़ाम के उद्देश्य से देख लेते हैं। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या जान लिया, फुल फॉर्म जान लिया, स्थापना जान ली और हमने इसके उद्देश्य के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो मुख्यालय सबसे मेन आइटम है। ठीक है, क्या होगा कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग क्या बताओगे। आप लोगों को मैंने इस पर पहले ही बताया था, शायद मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, कहाँ पर इसका मुख्यालय, जिनेवा में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में
पड़ता है इसका मुख्यालय जिनेवा। ओके जी, अब हमने इसके मुख्यालय के बारे में भी जान लिया। हमें इसकी स्थापना पता, उद्देश्य पता, मुख्यालय पता। अब हमें क्या जानना है, इस कार्यों के बारे में, यानी कि हमें ये जानना है कि ये कार्य कैसे करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन सबसे पहला कार्य व्यापार को नियंत्रण एवं निर्धारित करने के लिए ही करेगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, पढ़ के देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना। क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना। ये पूरे वर्ल्ड में व्यापार करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले तो नियम वगैरह बनाता है और फिर उन नियमों को लागू करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य जानते हैं क्या करता है। दूसरा कार्य ये करता है कि व्यापार उदारीकरण। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि व्यापार को उदारीकरण के अंतर्गत लाने के लिए, बातचीत करने के लिए, देशों को आपस में बातचीत करने के लिए एक मंच यानी कि प्लेटफॉर्म ये बना करके देता है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो एक है शब्द उदारीकरण की। उदारीकरण का क्या मतलब होता है। उदारीकरण का मतलब आप लोगों को बिल्कुल शुद्ध भाषा में बताऊं तो यही है कि देश जो है आपस में एक दूसरे की वैल्यू को समझते हुए जब व्यापार करें तो हम कहेंगे उदार दिल से व्यापार करें। उदार का मतलब यहाँ पे काइंडली या दयालु होता है अगर हम इंग्लिश में देखें तो। फिलहाल यहाँ पर जो उदारता या उदारीकरण की जो बात की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि देश क्या करें, किसी भी कमज़ोर या फिर गरीब देश के साथ गलत तरीके से या फिर दबाव में कोई व्यापार ना हो, खुले दिल से सबको एक समान तरीके से व्यापार हो। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है उदारीकरण, यानी कि देशों को क्या करना है, उदारीकरण के अंतर्गत व्यापार करने के लिए एक मंच मिल गया। अब उस मंच पर आना है, व्यापार करने के लिए क्या करना है, डील वगैरह बनानी है। ओके, तो ये कार्य दूसरा क्या है, WTO का दूसरा कार्य। अब जानते हैं तीसरे कार्य की, WTO का तीसरा कार्य क्या करता है। तो व्यापार विवादों का निपटारा करना। WTO तीसरा कार्य क्या करता है कि व्यापार में जितने भी विवाद होते हैं उन सभी विवादों को निपटाता है। यानी कि व्यापार में बहुत बार ऐसा होता है कि देशों के बीच आपस में मतभेद हो जाते हैं, रेट वगैरह को लेकर के हो सकते हैं, नियम और शर्तों को लेकर के हो सकते हैं, आयात और निर्यात, भाई तुम मुझे कितना क्या दोगे और मैं तुम्हें उसके बदले कितना क्या दूंगा, किसका कितना फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें क्या होगा कि विवाद खड़े होने की संभावना होगी। और ऐसी संभावना के दौरान यानी ऐसे विवाद जब खड़े हो जाएं तो उस वक्त क्या करता है WTO, उस वक्त विवादों को निपटाने के लिए तैयार हो जाता है और विवादों को निपटाता है। ओके, हम बात कर रहे हैं अगले कार्य की, WTO की। क्या कहता है कि निर्णय लेने की पारदर्शिता को बढ़ावा देना। क्या कह रहा है कि निर्णय लेने की पारदर्शिता को बढ़ावा देना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि WTO कहता है कि जो मैं फैसले लेता हूँ या देश जो फैसले लेंगे आयात और निर्यात करने के लिए, एक दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए, वो कैसी हो, वो पारदर्शी हो, यानी कि साफ सुथरा दिखाई दे। मगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बता दूं कि WTO पर इस टॉपिक पर यहाँ यानी कि इस पॉइंट पर जो है पारदर्शिता वाले पॉइंट पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। क्यों? क्योंकि WTO जो काम करता है वो कैसे काम करता है, अनुदानों पे काम करता है, यानी कि डोनेशन पे काम करता है। इसके सदस्य देश, अब मैंने शायद आपको बताया नहीं, इसके सदस्य देश हैं 164, यानी कि WTO में 164 सदस्य शामिल हैं। अब इन 164 सदस्यों में जो देश सबसे ज़्यादा इसको डोनेशन देंगे और जिसकी वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, यानी कि WTO में व्यापार करने के लिए कुछ मत अधिकार दिए जाते हैं, और जिन देशों के मत अधिकार ज़्यादा हैं वो ज़्यादा तेवर के साथ बात करते हैं।
ठीक है। और ऐसे में जिनके पास थोड़े मताधिकार कम है या उनके व्यापार वगैरह या उनको WTO में दिए जाने वाले जो क्या बोलते हैं अनुदान की राशियां कम होती हैं, छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, तो ऐसे में उनकी आवाज़ को काफ़ी हद तक दबा दिया जाता है। हालांकि ये बात तो कर रहा है कि मैं जो भी निर्णय लूँगा या कोई भी व्यापार के लिए जो निर्णय लिया जाता है उसमें पारदर्शिता करी जाएगी, मगर चूँकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हमें कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। ऐसे में हर एक पहलू को समझना और उसके अच्छे और बुरे यानी कि क्या बोलते हैं प्रोज और कॉन्स दोनों को हम लोग अच्छे से अगर जान लें तो हमारी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो बेहतर होगी। और इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि बात तो ये पारदर्शिता की कर रहा है, मगर इस पर बहुत बार इसी मुद्दे पर सवाल उठते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे, क्योंकि अभी कोई खास सुधार हुआ नहीं है इसकी पारदर्शिता में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके पांचवें जो है WTO के पांचवें जो है कार्य को। तो पांचवा कार्य क्या कहता है कि विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार, क्या दोबारा पढ़ता हूँ, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली की तरह से लाभान्वित होने में सहायता करना। अब लाइन समझ में नहीं आई, ना आपको आई होगी ना मुझे आई है। फिलहाल मैं दोबारा समझ पढ़ता हूँ, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह लाभान्वित होने में सहायता करना। अब समझ में आ गई होगी क्या कहा गया कि विकासशील देश को क्या करना है, व्यापारिक प्रणाली के तहत पूरी तरीके से फायदेमंद बनाने में क्या करना, मदद पहुंचाना। यानी कि विकासशील देशों को लाभान्वित करने के लिए WTO को बनाया गया है और WTO विकासशील देशों के लिए ही काम करता है, ऐसा ये लाइन पांचवी कह रही है। ओके, मगर ऊपर अभी मैंने आपको पारदर्शिता वाले मुद्दे में बता दिया कि WTO की कहीं ना कहीं असफलताएं भी नज़र आती रही हैं। कैसे कि वो विकासशील देशों के लिए कई बार नियम वगैरह तो निर्धारित करता है, मगर वो पूरी तरीके से लागू होंगे या नहीं, इसमें कई बार चूक कर जाता है और गलतियां हो जाती हैं। ओके, फिलहाल हमारा काम था इसके कार्यों को जानना और अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो लिखना। हमने इसके 4-5 कार्यों को जान लिया। एक बार मैं फटाक से रिवीजन कर लेता हूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या जाना और क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने WTO को पढ़ा, ठीक है, हमने जाना कि WTO क्या है, हमने इसकी स्थापना को जाना, स्थापना के पीछे छुपे हुए इतिहास को जाना, जिसमें हमने बात करी गेट की, सबसे पहले हमने बात करी ITO की यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो बना गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसके बाद ये बना WTO। उसके बाद हमने क्या जाना, इसकी स्थापना उद्देश्य के बारे में जाना, उसके बाद हमने इसके मुख्यालय को जाना, उसके बाद हमने इसके कार्यों को जाना। कार्यों में हमने इसकी 5 चीज़ें जानी। पहला कार्य हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना। दूसरा कार्य हम लोगों ने ये जाना कि व्यापार में उदारीकरण के द्वारा बातचीत करना और उस पर निगरानी बनाए रखने का कार्य WTO का है, ठीक है। और तीसरा कार्य हमने जाना व्यापार विवादों को निपटारा करने का कार्य किसका है, WTO का। यानी व्यापार में किसी भी प्रकार का विवाद वगैरह खड़ा हो गया तो WTO उसको निपटा देगा। बात करते हैं चौथे कार्य की, तो यहाँ पर कहता है कि निर्णय लेने की पारदर्शिता को बढ़ाना। क्या करना, निर्णय लेने की पारदर्शिता को बढ़ाना, इसका कार्य नंबर चौथा है। ओके जी, अब पांचवा है कि विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह लाभान्वित होने में सहायता करना। यानी कि विकासशील देशों के लिए जो है व्यापार पूरी तरीके से फ़ायदेमंद हो, इसका ख्याल, इसका काम कौन करता है, WTO करता है। तो WTO से हम लोगों को इतनी सारी जानकारी आज मिल गई। एग्ज़ाम में आपका यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, किसके, स्थापना वर्ष पूछ लेगा या फुल फॉर्म पूछ लेगा। 2 नंबर में क्वेश्चन होगा कि स्थापना भी पूछ लेगा और उसके उद्देश्य भी पूछ लेगा। और अगर 5 या 6 नंबर में आएंगे तब आपसे ये पूरी की पूरी डिटेल मांग लेगा। और जो है लिखोगे कैसे, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए आज एक काम करूँगा कि वीडियो के एंड में ये सारा कुछ अच्छे से लिख करके, ठीक है, अच्छे से टाइप करके क्या करूँगा, अपने स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको रेडी कर लेना। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोगों ने इसको सीख लिया।
अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर हो जाता है समाप्त। अब मेरे पास इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। अब हम लोग जब दोबारा मिलेंगे तो रिवीजन के पर्पज़ से मिलेंगे, और संभावना है कि हम लोग कभी लाइव आ जाएं। अगर इसी सीज़न में हम लोग लाइव आते हैं, यानी कि 10-12 दिन में अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगा। और अगर मैं लाइव आया तो इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग क्या करेंगे, खूब अच्छी तरीके से चर्चा परिचर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए, आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। देखिए, आप लोग क्या कीजिए कि छोटे छोटे स्टेप उठाइए, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो लोग छोटे छोटे स्टेप के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि NCERT को सबसे पहले देखना शुरू कर दो, उनके या फिर लास्ट ईयर के कुछ जो है एग्ज़ाम पेपर हैं उनको उठाइए, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस को उठाइए और उनको लिखना शुरू कर दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार पढ़ना शुरू कीजिए। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, धीरे धीरे एग्ज़ाम के लिए तैयार होना शुरू हो जाओगे। और आपको इतना भी बता दूं कि अगर आप लोग ऐसे 1-2 पैटर्न पर चलते हो तो आपका धीरे धीरे पढ़ाई में मन भी लगना शुरू हो जाएगा। ओके, हाँ, और बिल्कुल भी घबराना नहीं, एग्ज़ाम पास में है ये मैं मानता हूँ। बहुत कुछ पीछे आपसे गलतियाँ भी हो गई होंगी, क्योंकि मैंने अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में ये सब महसूस किया है कि जब जनवरी और फरवरी आती है तब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एकदम से परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें कैसे करें। तो आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम चाहे कितना भी पास हो, अगर हमारे पास हौसला है, हमारे पास काम करने के अच्छे तरीके हैं और हम काम अच्छे से करना चाहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और यदि हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो हमें अभी से, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें अभी से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को संभालना होगा, देखना होगा, उन्हें पढ़ना होगा। कैसे? छोटे छोटे कदमों के द्वारा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, मेरे चैनल पे होंगी, तो मेरे चैनल से देखिए, किसी भी चैनल पे मिले, जहाँ भी आपको समझ में आए वहाँ पे देखिए, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह वॉच कीजिए। और क्या करोगे, और आपको अपने खुद के नोट्स वगैरह भी बनाने हैं। कैसे? आप जो भी एक दिन में एक चीज़ पढ़ो, ठीक है, उसको क्या करो, कहीं पर लिख करके देख लो, और ऐसी जगह पर लिखो जो वो आपके एग्ज़ाम तक संभाल कर रखे जा सकें, ठीक है। अब उनको जब अपने पास संभाल कर रखोगे तो उनको बार बार रिवाइज करते रहो, और अगर आप इस तरीके से करते रहोगे तो देखना 15-20 दिन के बाद आपके मन में खुद से ही पढ़ने के लिए जो है ललक उत्पन्न हो जाएगी, और आप लोग अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से करोगे। इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।